हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 3 का इन्फ्लेशनरी गैप को पढ़ेंगे। हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरा होगा हमारा डिफ्लेशनरी गैप। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, बिकॉज अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप। तो आज के क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इन्फ्लेशनरी गैप। हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का हमारा आखिरी 2-3 टॉपिक बाकी रह गया है। ये आज का क्लास इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में, नेक्स्ट हमारा डिफ्लेशनरी गैप होगा और उसके बाद एक और क्लास 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल का होगा। बस उसके बाद हम चलेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर में। ठीक है, देखो यूनिट 3 में इन्फ्लेशनरी गैप जो टॉपिक है इसको आज हम पढ़ेंगे और इसे शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। हम ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा तो रहे हैं। पूरे ओडिशा में सिलेबस सेम है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया सिलेबस 99% सेम होता है। तो तुम अगर कहीं और से भी बिलोंग करते हो तो तुम पूरे क्लासेस को कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, देखो इन्फ्लेशनरी गैप। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्या? अभी तुम सेमेस्टर नंबर 2 में हो और अगर 2 में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो 3, 4, 5, 6 का आने वाला तुम्हारा जो बीकॉम का जर्नी होगा वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि हम सारा इंफॉर्मेशन और अपडेट तुम्हें देते रहेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? सर ये तो खुद चला गया, कोई बात नहीं। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कभी कभार इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और वो इंक्रीमेंट का कारण होता है इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये गैप क्या होता है और क्यों होता है, किस लिए उसका इंपैक्ट क्या होता है, ये सारा चीज हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate demand required to establish the full employment। अब इसका मतलब समझना जरूरी है। देखो इन्फ्लेशन कब होता है, कब किस चीज का प्राइस इंक्रीज होता है और कब किस चीज का प्राइस डिक्रीज होता है। प्राइस कब इंक्रीज होगा और कब प्राइस डिक्रीज होगा। सिंपल सा लॉजिक है, सोच कर देखो। तुम एक दुकान वाले हो, ठीक है, तुम्हारे पास अवेलेबल है 10 यूनिट, 10 यूनिट्स अवेलेबल है बेचने के लिए, ठीक है। और तुम क्या किए, मेरे पास आए, 10 यूनिट तुम्हें बेचना है, कस्टमर तुम्हारे पास गए। क्या हुआ, कस्टमर मान लो 15 चले गए, 15 लोग बोल रहे हैं हमें चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले सोचे थे इसको बेच दूंगा मैं एट द रेट ऑफ 10,000 पर यूनिट, लेकिन जब तुम देखे कि डिमांड मार्केट में 15 यूनिट का है तो तुम क्या कर दिए, इसका प्राइस को इंक्रीज करके 12,000 कर दिया। करोगे ही करोगे। जब अवेलेबिलिटी से ज्यादा डिमांड हो जाए तो उस केस में प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब मार्केट में एक्चुअल डिमांड कितने का था, 15 यूनिट का, एक्चुअल डिमांड ज्यादा होता है जितना होना चाहिए। एक्चुअल में 10,000 का प्राइस को मेंटेन करने के लिए डिमांड कितना होना चाहिए, 10 यूनिट्स होता। अगर डिमांड 10 यूनिट्स होता, हमारे पास 10 यूनिट्स अवेलेबल है, तो क्या प्राइस में कोई चेंजेस आता? कुछ नहीं आता, प्राइस एज इट इज 10,000 का 10,000 होता। लेकिन अभी प्राइस बदला क्यों? रीजन है प्राइस के बदलने का, सबसे पहला रीजन कि डिमांड ज्यादा है। जितना होना चाहिए था 10, है कितना, 15। तो जो डिमांड ज्यादा है, ये डिमांड ज्यादा होने के कारण, ये डिमांड ज्यादा होने के कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज। वहीं पर प्राइस डिक्रीज कब होता है, मान लो तुम्हारे पास अवेलेबल था 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज, खरीदार आए नहीं, 5 यूनिट खरीदने के लिए लोग तैयार है। तुम क्या करोगे, तुम प्राइस को डिक्रीज करोगे ताकि ज्यादा लोग खरीदें। तुम इसका प्राइस क्या कर दिए, 20% डिस्काउंट ले आए और 8,000 कर दिए ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े। तो प्राइस कम कब होता है, डिमांड जितना होना चाहिए अगर उससे कम है तो प्राइस डिक्रीज होता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब प्राइस का इंक्रीज होना, और प्राइस इंक्रीज कब होता है, जब इकोनॉमी में डिमांड जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज होता है।
और प्राइस डिक्रीज कब होता है, इसे हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये कब होता है, जब इकोनॉमी में जितना डिमांड होना चाहिए उतना ना हो, उससे कम डिमांड हो, उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है बात? चलो, तो डेफिनेशन क्या बोलता है इन्फ्लेशनरी गैप का? Inflationary gap refers to gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium. It is called inflationary because it leads to rise in general price level of the economy. इससे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, इस वजह से हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका डायग्राम, अभी हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, इन्फ्लेशनरी गैप का हम डायग्राम बनाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और कैसा होता है, हम उसका डायग्राम बनाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये हमारा सप्लाई कर्व है, पढ़े हैं हम लोग एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, ये एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, AD1 बोलते हैं इसको या AD0 बोल लो। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड हमारा होना चाहिए, लेकिन है कितना, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज आवर AD1, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। तो ये जो गैप हो गया यहां से लेकर यहां का गैप, ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, ये गैप को मेजर करेंगे यहां से यहां वर्टिकली, और इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, इसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप इन द डायग्राम, income, output and employment are measured on the x-axis and aggregate demand is measured on the y-axis। इधर है aggregate demand और इधर है तीन चीज, income, output और employment। aggregate demand and aggregate supply curve intersect at point E, दोनों intersect करते हैं कहां पर, point E में। यहां पर करना चाहिए था लेकिन कर कहां रहे हैं, E1 में। ठीक है, which indicate the full employment equilibrium due to increase in investment expenditure, aggregate demand rises from AD to AD1, AD से इंक्रीज होकर कहां चला गया है, AD1 में चला गया। तो इस वजह से ये जो गैप है, इसे इट डोनेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द गैप बिटवीन देम EF इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप जो E है और ये F है, दिस इज E एंड दिस इज F, ये गैप को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जितना होना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा हो जाए इकोनॉमी में, तो जो गैप आएगा उस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रीजंस फॉर इन्फ्लेशनरी गैप। रीजंस फॉर इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्या होता है, एक्सेस डिमांड may arise due to several factors, important among them are mentioned below। first, rise in the propensity to consume, पहला है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाए, मान लो इकोनॉमी में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 80%, मतलब हम हमारे इनकम का 80% हिस्सा खर्च करते हैं। तो अगर हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाए 80% से, इंक्रीज होकर कितना हो गया 90%, तो सोचो ये जो 10% का इंक्रीमेंट है हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, इसके वजह से डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पहले हमारे इनकम का 80% खर्च कर रहे थे, अब हम हमारे इनकम का 90% खर्च कर रहे हैं। तो 10% जो एक्स्ट्रा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं जाकर डिमांड क्रिएट करेगा, और उस डिमांड के वजह से हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, और उस एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाएगा। एक्सेस डिमांड में अराइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, सेकंड, रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्स रिड्यूस हो जाएगा तो, रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्स रिड्यूस होगा तो क्या होगा, अगर टैक्स रिड्यूस होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता था और 30% टैक्स दे देता था गवर्नमेंट को, मतलब 30,000 रुपए टैक्स दे देता था, बचता कितना था, 70,000। तो ये जो 30,000 में टैक्स दे देता था, अगर ये टैक्स रिड्यूस होकर 15,000 हो गया, अब मेरे पास कितना बचेगा, अब मेरे पास 85,000 बचेगा। मैं 85,000 का खर्च करूंगा, पहले 70,000 कर रहा था, तो मेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा, और मैं ज्यादा खर्च करूंगा तो इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा।
It may also occur due to increase in disposable income and consumption demand because of decrease in taxes. Clear है? Next, third situation, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, तुम्हें पता है किसी का एक्सपेंडिचर किसी का इनकम होता है, हम पहले भी पढ़े थे. अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो वो किसी ना किसी के लिए इकोनॉमी में इनकम है. वैसे ही अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहा है तो वो किसी ना किसी का इनकम बनेगा. और गवर्नमेंट जब खर्च करेगा, कहां खर्च करेगा? रोड बनाएगा, स्कूल बनाएगा, ब्रिज, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें बनाएगा. जब गवर्नमेंट ये सारी चीजों में खर्च करेगा, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, तो लोगों का इनकम होगा और गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज होगा. मान लो गवर्नमेंट एक स्कूल बनाता है, तो स्कूल बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, रॉड चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, कलर चाहिए, लकड़ी का सामान चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए. ये सभी चीजों का डिमांड इंक्रीज होगा. तो कोई भी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होगा तो उसके वजह से डिमांड इंक्रीज होगा. राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विल लीड टू रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड. तो इस वजह से एक्सेस डिमांड होता है. नेक्स्ट, और क्या रीजंस है? फर्स्ट, पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है. एक बार अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है तो उसका इंपैक्ट मल्टीपल टाइम्स होता है इकोनॉमी के अंदर. तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों का इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा. जब इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा तो लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. एक्सेस डिमांड कैन ऑल्सो अराइज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. क्लियर है बात? तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा तो उस वजह से इकोनॉमी में डिमांड भी इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, फॉल इन इंपोर्ट्स. अगर इंपोर्ट कम हो जाएगा तो, अगर इंपोर्ट कम होगा तो इसका मतलब हम जो सामान बाहर से मंगा रहे हैं वो हम मंगाना बंद कर देंगे. तो कहां से खरीदेंगे? इंडिया से खरीदेंगे. मान लो मैं एक मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था पहले, अब मैं मोबाइल फोन इंपोर्ट नहीं करके लोकल मार्केट से खरीद रहा हूं, तो इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज हो रहा है. इस वजह से एक्सेस डिमांड आता है. डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइस इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस में ऑल्सो लीड इन एक्सेस डिमांड. राइज इन एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारे इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड फॉरेन मार्केट में इंक्रीज होगा. हम ज्यादा गुड्स यहां बनाकर बाहर भेजेंगे जिससे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज होगा. तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आएगा. मतलब बेसिकली हमें वो सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिस वजह से डिमांड इंक्रीज होता है. अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो उस वजह से एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम भी इकोनॉमी में आएगा. ठीक है. देखो, एक्सेस डिमांड में ऑल्सो अराइज व्हेन डिमांड फॉर export increases due to comparatively lower prices of domestic goods or due to decrease in exchange rate for domestic currency. आखिरी पॉइंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट अगर ज्यादा डेफिसिट करेगा, ज्यादा डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं करेगा, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा. व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट. इसे हम बोलते हैं डेफिसिट. और जितना ज्यादा डेफिसिट होगा इकोनॉमी में उतना ज्यादा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन अराइज होगा. एक्सेस डिमांड मे बी कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉज्ड बाय डेफिसिट फाइनेंस. क्लियर है बात? चलो, तो ये हो गया 7 पॉइंट रीजंस का. अब आखिरी आते हैं हम लोग, आखिरी टॉपिक, इंपैक्ट. जब भी एक्सेस डिमांड होता है या इन्फ्लेशनरी गैप होता है इकोनॉमी में, तो उसके वजह से इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आता है, क्यों होता है, हम समझ लिए 7 पॉइंट में. व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्फ्लेशनरी गैप. अब अगर इन्फ्लेशनरी गैप हुआ तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो हम लोग समझेंगे. ठीक है. देखो, एक्सेस डिमांड इज नॉट अ डिजायर्ड सिचुएशन बट इट डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. एक्सेस डिमांड हैज फॉलोइंग इफेक्ट ऑन आउटपुट. अगर डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगा बताओ? क्या आउटपुट इंक्रीज होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी अपने मैक्सिमम लेवल पर है. मान लो तुम्हारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री का लिमिट है 1 लाख केजी पर डे. तुम इतना प्रोड्यूस कर सकते हो. इससे अगर ज्यादा डिमांड आएगा तो क्या तुम आउटपुट इंक्रीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो मैक्सिमम कितना सप्लाई कर पाओगे? इतना. इससे अगर ज्यादा डिमांड आएगा तो तुम क्या करोगे? प्राइस इंक्रीज करोगे, क्योंकि तुम इससे ज्यादा तो बना नहीं सकते. रॉ मटेरियल का भी प्रॉब्लम है, मशीन का भी प्रॉब्लम है, सब चीज का प्रॉब्लम है. अगर इससे भी ज्यादा डिमांड आया तो तुम प्राइस इंक्रीज करना शुरू करोगे.
जिससे कि तुम्हारा डिमांड धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाए और अगेन वो 1 लाख के लेवल पर आ जाए। ठीक है, एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी अपने मैक्सिमम लेवल पर है, अब ये उससे ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अब इससे ऊपर प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अब इससे ऊपर अगर जाना है तो प्राइसेस को ही इंक्रीज करना पड़ेगा एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा? क्या ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा अगर एक्सेस डिमांड होगा? तो नहीं, लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और आखिरी इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होगा? चीजों का प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं इंक्रीज होगा, अगर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड आने पर प्राइस इंक्रीज करेंगे। एक्सेस डिमांड लीड टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन। हम इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये है हमारा टॉपिक इन्फ्लेशनरी गैप का। इसी तरीके से एक और टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में, डिफ्लेशनरी गैप, जहां पर हम डिफ्लेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि प्राइस लेवल कम कब होता है, क्यों होता है और उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। क्लियर है बात? एग्जाम में आएगा तो लिख पाओगे। इससे मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, पहले भी आए हुए हैं बहुत बार। छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आया है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एग्जाम में आया है और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलो पूरे सीरीज को फॉलो करते रहो। नेक्स्ट सेमेस्टर जो तुम्हारा सेमेस्टर 3 होगा उसका भी सारा प्लेलिस्ट एक एक करके पूरा आने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।